है कि आ लिया एग्जाम, आ गई डेट, अब तो सब पढ़ रहे होंगे, मैं औरों से ज्यादा कैसे करूं, मेरा इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरा उस सब्जेक्ट में दिक्कत चल रही है। तो ये खींचातानी, ये वाले सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में चलते हैं उस समय। तो बच्चे उस टाइम पे परेशान होना लाजमी है, और उस टाइम पर उस चीज की दवा भी हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम समय से जागरूक हुए ही नहीं। और अगर कंपटीशन केवल फॉर्म निकलने के बाद पढ़ने के से हो जाता होता, फिर तो हर बच्चा सेलेक्ट होता जो फॉर्म के बाद पढ़ाई करता है। फिर क्यों लोग 6-6 महीने, 1 साल से तैयारी में लगे होते? फिर तो फॉर्म आए, 2-3 महीने मेहनत करो, सिलेक्शन ले लो। पर बच्चे ये जमाना नहीं है अब। पहले इन साधनों के अभाव थे, जिसको 2-3 महीने भी सही गाइडेंस में जिसने तैयारी कर ली, अब मैं पहले की बात बता रहा हूँ, 4-6 साल पहले की, कि 2-3 महीने मिले और सही गाइडेंस में रह के तैयारी कर ली, वो बच्चा सेलेक्ट हो जाता था। आज के टाइम में सबके पास, अगर रोजगार विदंकित आपके पास है, तो हर बच्चे की अप्रोच में है वो। हर बच्चा थोड़ी सी फीस दे करके पढ़ सकता है अपना बेस्ट कंटेंट, है ना बच्चों? तो हर बच्चे के पास अगर RWA है, तो आपके के पास क्या खास है? फिर उससे आपके पास है कि आप खास समय से जग गए हो, बस। और उस बच्चे ने वो जल्दबाजी में चीजें पढ़ी हैं, आपने वो जल्दबाजी में भले ही पढ़ी, लेकिन प्रैक्टिस टाइम अपना बहुत दे लिया, प्रैक्टिस उस पर बहुत कर ली। ये अलग करेगा आपको। ये नहीं करेगा कि वो भी वहीं से पढ़ रहा है, भाई पढ़ तो यहां से बहुत सारे रहे हैं, सारे सेलेक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सारे बच्चे वो काम नहीं करते जो सेलेक्ट होने वाले करते हैं। सेलेक्ट होने वाले का काम सिर्फ एक ही है कि वो समय से सिलेबस खत्म करेगा और प्रैक्टिस समय से करेगा, मॉक टेस्ट भी खूब भर भर के देगा, और हर चीज के लिए उस पे पास समय है। वो इम्पेशंस नहीं होगा कभी, मेरा तो ये रह गया, मेरा वो रह गया, मेरा इस सिलेबस में कंप्लीट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो लास्ट टाइम पे कभी ऐसे नहीं चल रहा है। वो कहेगा रिलैक्स करो, मेरा सब कुछ कंप्लीट है, बस प्रैक्टिस करनी है। फॉर्म आने के बाद वो सिर्फ प्रैक्टिस करता है। तो अगर आप उस स्थिति में रहेंगे ना, तो कैसे आपके सिलेक्शन को कोई रोकेगा? हाँ, लेकिन अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाए अब तक कि मुझे पढ़ना कहाँ से, किस टीचर से क्या पढ़ूंगा, किससे क्या पढ़ना है, फॉर्म आने के बाद देखा जाएगा। वो जो एटीट्यूड होता है, ये चीज सिलेक्शन से रोक देती है हमें बच्चों, ये सेलेक्ट नहीं होने देती हमें। और मैं आपसे एक वादा चाहता हूं कि अगर आप SSC GD के मॉक को एनालिसिस हर हफ्ते देखना चाहते हो और इससे मोटिवेट होना चाहते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर हफ्ते आके मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि अब वो मंथ शुरू हो गया है जिसमें फॉर्म है, और आपको पता है 20 फरवरी से एग्जाम है। एग्जैक्टली 100 दिन भी नहीं बच रहे हैं, पूरे 100 दिन ही मान लीजिए। तो ठीक है, मैं हर हफ्ते आ जाऊंगा, 14 बार आना है मुझे, 7 दिन में एक बार। तो मैं आपसे एक वादा चाहूंगा कि देखिए, आपको भी बहुत लोगों को ये समझाना पड़ता होगा अपने घर में कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, कि घर वाले भी पूछते होंगे, तो सब बहुत मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने घर में किसी भी सदस्य, पहले भी ये बात बोली है, जो भी आपकी पढ़ाई का ध्यान रख सके, जो जिससे आप लगता हो कि हाँ, मैं अपनी सफलता को सबसे पहले उनको बताऊंगा, ठीक है, वो बहुत खुश होंगे। तो उनको प्लीज इस एनालिसिस के टाइम पर एक बार बिठा लिया करो। मैं गारंटी से कह रहा हूं बच्चों, आपका स्कोर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास एक प्रेशर देने वाला व्यक्ति, क्योंकि आपके पास एक जिम्मेदारी रहेगी कि मैं अगले हफ्ते क्या बताऊंगा उनको। वो जिम्मेदारी आपको प्रेशर बना के रखेगी कि मैं पढ़ूं, तो मुझे इस बार बढ़ाना है स्कोर, और चाहे 1 नंबर भी बढ़ाऊं तो खुशी होगी। जब बढ़ेगा तो बताओगे कि मेरा आज बढ़ गया 1 नंबर, और 1 नंबर की बहुत वैल्यू अगर वो हर बार बढ़ रहा है तो, ठीक है, पर बढ़ाओ हर बार, ये कोशिश करना है। पर ऐसा ना हो कि यार आज 50 आए हैं, अगले में 70 आ जाएंगे, उससे अगले में भी 80 आ गए, पता चली कि उससे अगले में फिर आपके 45 आ गए। तो ये नहीं चाहिए मेरे को। 50 से चाहे आपके 55 ही हो, उससे अगले में 60 ही हो या 58 ही हो, पर वो बढ़े हर बार, नीचे ना आए, वो लेवल मेंटेन हो। वरना तो तुक्का कहे जाएगा कि 50 से 70 आ गए, 70 से 90 आ गए, वो एक तुक्का है, क्योंकि अगले में आपके 45 भी आ गए हैं, क्योंकि आपका लेवल वो मेंटेन ही नहीं हुआ जो सेलेक्ट होने के लिए चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रांगली बढ़िए और सब्जेक्ट वाइज बढ़िए।
रीजनिंग और हिंदी वो आपको स्ट्रांगनेस देंगी सबसे पहले, कि रीजनिंग को मुट्ठी में कर लो कि इसका कुछ भी हो जाए 15 से नीचे इसका सवाल नहीं जाने दूंगा, 15 तो पक्का ही करेक्ट करूंगा कैसा भी पेपर आ जाए। यही कॉन्फिडेंस हिंदी में ले आओ कि 15 से नीचे इसका स्कोर नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, और कोशिश करनी है 18-19 को पहुंचे। सेम रीजनिंग में 18-19 पहुंचाने की कोशिश करनी है। फिर अगला टारगेट दे लो मैथ्स को, पढ़ना उसको रेगुलर है। बिना मैथ्स पढ़े अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्रों से हैं और आप सेलेक्ट होने की सोच रहे हो तो होगे नहीं, करना ही पड़ेगा मैथ्स, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों से हो या हिंदी भाषी में नक्सल और बॉर्डर एरिया से हो तो फिर मैथ्स नहीं भी पढ़ते हैं तो भी हो जाएगा काम, मैथ्स कम भी आता है तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप हिंदी भाषी से हैं तो भाई मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी ये तीनों एक ही लेवल में करने पड़ेंगे आपको, कि कैसा भी पेपर आ जाए मैं इनको 15 से नीचे नहीं जाने दूंगा, कोशिश 18-19 की करूंगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए इन 3 सब्जेक्ट्स में, यही वो सिलेक्शन दिलाएंगे बच्चों, क्योंकि इनमें आपका स्कोर नहीं घटता। जीएस तो कभी ऐसा होगा कि 20 में से 15-16 सही हो जाएंगे और कभी ऐसा भी होगा कि 7-8 सही हो रहे हैं, वो धोखा दे सकती है, पर ये 3 सब्जेक्ट कभी धोखा नहीं देते अगर आपको एक बार आ जाए तो।